सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी। तो कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देखा था। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे कल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जिन लोगों को क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, वो पिछली वीडियो को जाके देख लें और अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। पूरी कोशिश रहेगी उनकी वो सारे डाउट्स को जो भी आप लोग के हैं उन्हें हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर से एक बार मैं अपने यूट्यूब चैनल रमेश यूट्यूब के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करना चाहूंगा। मेरा नाम है शशांक और आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे जितने भी पार्ट है वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो बिना और देरी किए हुए चलते हैं हम लोग अपने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। Okay. So the question number 2 is represent the following situations in the form of quadratic equations। तो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें इन सिचुएशंस को, इन स्टेटमेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब उस प्लॉट की जो भी लेंथ है, उस प्लॉट की जो भी लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, ठीक है ना। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। नाउ द लेंथ ऑफ द प्लॉट्स इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारी लेंथ है प्लॉट की, ये जो लेंथ है वो इस ट्वाइस का मतलब इस सॉरी इस ब्रेथ का अगर हम ट्वाइस कर दें दैट मीन्स डबल कर दें और उसमें एक ऐड कर दें तो हमें इसकी क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। फिर से इस बार स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, इज वन मोर देन का मतलब क्या हुआ, एक ज्यादा। ट्वाइस इज ब्रेथ मतलब जो भी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ है उससे भी एक, उसका ट्वाइस करके उससे भी एक ज्यादा। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ब्रेथ है हमारी वो एक्स है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। ठीक है। और अगर इसको हमने एक्स मान लिया, अब इसका अगर हम ट्वाइस कर दें मतलब इसका 2x कर दें और इसमें 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर्स, बी एक्स मीटर्स। तो हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ क्या मान ली, एक्स मीटर। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देयरफॉर लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस द ब्रेथ प्लस वन मोर, यानी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 2x प्लस वन। ना अब हमें इसका क्या गिवन है, एरिया गिवन है। और एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं पिछली क्लास में पढ़ा होगा, इस क्लास में भी पढ़ रहे हैं। एरिया क्या होता है, एरिया किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का उसके एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एरिया होगा। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ तो एरिया हमें गिवन है, एरिया हमें सबसे पहले कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है एल इंटू बी। तो हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x प्लस वन। लेंथ हमें कितना गिवन है, 2x प्लस वन इंटू ब्रेथ हमारे पास कितनी है, x है। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 528 मीटर स्क्वायर। फिर से यहाँ पे अब जब x को 2x प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो x पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा और हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस लगा देंगे, x इंटू वन करेंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 528। तो
इसको हम लोग 528 को इधर ले आएंगे तो 2x² प्लस एक्स, 520 को हम RHS से LHS की तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा -528 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करके जरूर बताइएगा, हम लोग इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ the second part is the product of two consecutive positive integers is 306। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो consecutive positive integer हैं और उनका प्रोडक्ट है 306। we need to find the integers। ध्यान रहे हमें अभी इस इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। हम लोग सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन हमें ऐसा करने को बोलेगा तब, अभी के लिए हमें सिर्फ स्टेटमेंट को इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे वो इंटीजर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है, मतलब एक के बाद एक नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एक के बाद एक। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 1 है तो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। तो हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस कितना कितना है? 1 1 है। तो इन नंबर्स को जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। होप यू विल अंडरस्टैंड, है ना? ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट कर देते हैं। लेट द टू consecutive positive integers be x and x प्लस वन। ठीक है, एक नंबर अगर हमने x लिया तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये टी क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हमारे पास? एक x है और एक x प्लस वन है, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 306 के इक्वल। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स हो गया हमारे पास x² प्लस x इंटू वन हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 306। अब 306 को उठा के हम लोग LHS की तरफ ले आएंगे और ये हो जाएगा -306 इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट को भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लिया। ध्यान रहे दोस्तों, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में अभी लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। जब सॉल्व करने को आएगा क्वेश्चन में तो हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अभी के लिए हमारे पास ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलिए। थोड़ा सा मौसम बदला बदला है, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग अपने चलते हैं अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं ये क्या है। तो ये हमारे पास रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्वेश्चन ये कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि कोई रोहन है और उसकी जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्ड है, मतलब उससे 26 ईयर्स उनकी एज ज्यादा है। तो क्वेश्चन आगे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि अब से 3 साल बाद उनकी एज का, मतलब रोहन और रोहन की माँ का जो एज का प्रोडक्ट होगा अब से 3 साल बाद वो होगा 360। और हमें फाइंड करना है रोहन की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए हमें किस तरह की इक्वेशन फॉर्म कर, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड हिज मदर बी। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज, पहले हम लोग प्रेजेंट एज निकालेंगे दोनों की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड हिज मदर बी एक्स एंड। अब आप लोग खुद बताइए, अगर रोहन की एज एक्स है और रोहन की मॉम, पहली स्टेटमेंट में बोला है कि रोहन की मॉम उससे 26 ईयर ओल्ड है, तो उनकी एज कितनी होगी? एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, समझ में आई बात ना? अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अब से 3 साल बाद। तो क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, ठीक है, दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 होगा, तो हमें 3 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, रोहन्स एज आफ्टर
3 years इज इक्वल टू, ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 3 years, ठीक है। रोहन्स मदर एज, रोहन्स मॉम एज आफ्टर 3 years इज इक्वल टू, पहले कितनी थी, x + 26, और उसमें अब क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा भाई 3 साल बाद। अगर मान लीजिए हमारी एज आज 25 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25 + 3। सिमिलरली अगर x + 26 ईयर्स रोहन की मॉम की एज है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3, तो कितनी हो गई, x + 29 ईयर्स, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल बाद दोनों माँ बेटे की एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोहन से जो कि 3 साल बाद हो जाएगी x + 3 इंटू हिज मदर से जो कि 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 29 इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x + 3 को जब x + 29 से मल्टीप्लाई करेंगे और x + 3 को उठा के हम जब x + 29 पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x + 3 सबसे पहले हमारा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू x + 3, फिर उसके बाद 29 से तो +29 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 360। ओके, नाउ x इंटू एक्स इज x² प्लस x इंटू 3 इज 3x प्लस 29 इंटू एक्स इज 29x प्लस 29 3 87 इज इक्वल टू 360। नाउ x² 3x प्लस 29x हमारे पास कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87, 360 को RHS से उठा के LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा -360 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 32x, 87 माइनस 360 हमारे पास कितना हो जाएगा, 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। ओके, ना तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे चलेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो भाई यहाँ पे एक ट्रेन की बात की गई है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट डज इट मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि थ्रू आउट द जर्नी ट्रेन की स्पीड सेम रही है, वो कहीं भी चेंज नहीं हुई है। नाउ इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। कोई सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर से लेस होती, कहने का मतलब मान लीजिए कि ट्रेन की स्पीड रही होगी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से हम 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसकी स्पीड x ना हो के x - 8 होती देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती तो हमको सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगते। बहुत सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे पास 100 किलोमीटर डिस्टेंस हमें कवर करना है, ठीक है, और हमारी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम मूव कर रहे हैं तो हमें 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 hours लगेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम स्पीड कम कर दें, स्पीड अगर हम कम करके 25 किलोमीटर पर आवर कर दें तो अब हमें कितना टाइम लगेगा 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, 4 hours। कितना टाइम लगेगा, 4 hours। मतलब कि स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर स्पीड इसका मतलब टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्पीड हमारी ज्यादा होगी तो टाइम हमें कम लगेगा, लेकिन अगर हम स्पीड को रिड्यूस कर देंगे तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर।
हमने ये मान लिया कि ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर 480 किलोमीटर डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं एक्स मीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? 480 बाय एक्स, 480 बाय एक्स। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती, दैट मीन्स इफ द स्पीड इज इक्वल टू एक्स ना होकर के 8 किलोमीटर कम होती, दैट मीन्स एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तब हमें टाइम कितना लिखता? देन टाइम टेक टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 480, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक है ना। अब अगर हमारी स्पीड एक्स माइनस 8 हो जाती है, तो ये वाला जो टाइम है, दैट मीन्स जो हमने नया टाइम निकाला है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और कितना ज्यादा लगेगा? ये क्वेश्चन में दिया है कि अगर ट्रेन की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दें, तो हमारी ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। दैट मीन्स दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 3 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाय एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ने भी पेन कॉपी ले रखी होगी, खुद भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ले लेते हैं? हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे एक्स और एक्स माइनस 8 का, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। जब इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक्स इधर 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस 8 इधर 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 480 इंटू एक्स, 480 एक्स हो गया, माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 480 एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 480 इंटू 8 करेंगे तो 80, सॉरी, 8 0 8 इज 64 4 6, 8 4 32 6 38 3840 अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 480 एक्स माइनस 480 एक्स दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास ऊपर बच गया 3840, और एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स को हम इधर लाके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। सो 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज 24, 24 एक्स, और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स, 3840 को इधर ले आएंगे तो माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी ये इक्वेशन हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये पूरी इक्वेशन हमारी अभी 3 से डिवाइड हो सकती है। तो पूरी इक्वेशन, क्योंकि इसके जितने भी एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट टर्म, ये सारे के सारे 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबको 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 3 1 1280 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अभी भी इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है, तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट सेक्शन में हमें जरूर इस बारे में बताएं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस लेके आएंगे, उन्हें यहाँ पे लाइव आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट।